तो मेरे भाई पूरे वन पीस सीरीज में मीहॉक एक ऐसा अकेला कैरेक्टर है जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में कुछ करना ही नहीं चाहता है, इसका कुछ एम्बिशन ही नहीं है। ये बेसिकली उन्हें अपना वाइन पी के अपना जिंदगी एकदम शांति से गुजारना चाहता है। अब हमको पता है कि वो हमारा भाई वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सोर्ट्समैन है। सब सारे लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग सोर्ट्समैन रहते हैं, उनको सब सारे लोगों को पता है मीहॉक कौन है। इन जनरल पूरे वन पीस दुनिया को पता है कि मीहॉक कौन है। इसको टाइटल दिया गया है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ट्समैन और सब सारे सोर्ट्समैन इसको बेसिकली चैलेंज करते हैं उस टाइटल के लिए। पर अगर तू ध्यान से देखेगा इस कैरेक्टर को तो ये कैरेक्टर सोलो है, मतलब कुछ भी कोई भी उसके आगे पीछे है नहीं। अकेले ट्रैवल करता है, छोटे से बोट में ट्रैवल करता है अपना सोर्ड लेके। ये बंदे का ऐसा एम्बिशन नहीं है कि ये बंदा बेसिकली किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता है या ये बंदा वन पीस को तलाशना चाहता है, ये बंदा बेसिकली पोर्नोग्लिफ के पीछे पड़ा हुआ है या ये बंदा बेसिकली किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है इस कैरेक्टर के साथ। मतलब ये कैरेक्टर ऐसा लगता है कि ऐसे एवे ही ऐसे वन पीस में एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ फ्लैक्स मारने के लिए। ठीक है, मीहॉक को हम लोगों ने पहली बार देखा था भारतीय आर्क में, जहां पर मीहॉक डॉन क्रिक को चेस करते हुए ग्रैंड लाइन से ईस्ट ब्लू में आया था बेसिकली उसके शिप को ठोकने के लिए। ये सीरियसली वो सिर्फ यही करने के लिए आया था। और मतलब डॉन क्रिक वो भाई हमारा ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा पायरेट था, उसके पास बहुत सारे बैटल शिप्स थे और उसके पास एक स्पेसिफिक गैलियन था, मतलब बहीमत ऑफ अ शिप था जिसको डॉन क्रिक कमांड करता था। तो जब डॉन क्रिक फाइनली ईस्ट ब्लू से वो एंटर करता है ग्रैंड लाइन में, तब अनफॉर्चुनेटली उसका मुलाकात होता है मीहॉक के साथ और मीहॉक उसके सब सारे बैटल शिप्स को वन बाय वन कट डाउन करते जाता है। पर एक शिप मीहॉक से एस्केप कर जाता है जो बेसिकली डॉन क्रिक का मेन शिप था। उसको उन लोग किसी ना किसी तरीके से, बहुत ही मुश्किल तरीके से उन लोग उनका मेन शिप जो गैलियन था उसको उन लोग बचा के फिर से ईस्ट ब्लू में ला पाते हैं। गीन यहाँ पर हमको मतलब इसके बारे में मेंशन करते हुए दिखाई दे रहा था, मीहॉक के बारे में मेंशन करते हुए दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से एक बंदे ने छोटे से बोट में, वो भी एक बंदे ने सब सारा उनका बैटलशिप ठोक दिया था ग्रैंड लाइन में। तो मीहॉक ग्रैंड लाइन से ईस्ट ब्लू में फिर से वापस आता है, सिर्फ वो जो एस्केप हुआ था उससे शिप, उसको ठोकने के लिए सिर्फ वो आया था यहाँ पर। ठीक है, और वो बेसिकली आके दो हिस्सों में स्प्लिट भी कर देता है उनके मैसिव गैलियन को जो उनका मेन शिप था। तो यहाँ पर हमारे भाई मीहॉक का बेसिकली एंट्री होते हुए दिखाई दे रहा था। मीहॉक क्वाइट नॉनशलेंटली ईस्ट ब्लू में आके सब सारे ये कांड करता है और बाद में हमको इवेंचुअली जब मीहॉक आता है ईस्ट ब्लू में तब हम देखते हैं कि जोरो का नजर गिरता है मीहॉक के ऊपर और हमको यहाँ पर पता चलता है कि किस तरीके से जोरो ने अपने होम टाउन को बेसिकली लीव किया था सिर्फ बेसिकली मीहॉक को चैलेंज करने के लिए। यहाँ पर हमको इवेंचुअली जोरो वर्सेस मीहॉक के बीच में फाइट भी दिखाई देता है। ये जोरो के लिए पूरा फाइट क्वाइट एम्बेरसिंग था क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि मीहॉक एक छोटा सा नाइफ भी नहीं था, एक छोटा सा खिलौना जैसा नाइफ था उसके हाथ में, उसको बेसिकली वो यूटिलाइज कर रहा था पूरे फाइट में जोरो के अगेंस्ट। और जोरो कंप्लीटली फुल थ्रॉटल बेसिकली पुश कर रहा था मीहॉक को। यहाँ पर ये फाइट में हमको बहुत ज्यादा अपेरेंट था, जोरो को भी बहुत ज्यादा अपेरेंट था जब जोरो ओनिगिरी मारता है सब सारे अटैक्स मारता है वन बाय वन, उसको पता चल जाता है कि वो गेज कर पाता है कि कैसे या कितना डिफरेंस है उसके और मीहॉक के बीच में। और जब ये फाइट जब चालू भी नहीं हुआ था और जब जोरो चैलेंज करता है मीहॉक को, तब मीहॉक जोरो को देख के बोलता है कि तू मुझको चैलेंज कर रहा है, तू मतलब कैपेबल भी नहीं है हमारे स्ट्रेंथ को गेज करने के लिए, तू मतलब अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा है कि हमारे में कितना अंतर है। तो उससे ही मीहॉक बोल रहा था कि जोरो वीक है, वो सब सारी चीजें। पर जोरो का जो डिटर्मिनेशन था, जोरो का जो ड्राइव था, जोरो का जो बर्डन है उसके शोल्डर्स के ऊपर कि वो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सोर्ट्समैन बनना चाहता है, वो सब सारी चीजें उसको देख के मीहॉक मुझे लगता है कि काफी इंप्रेस हुआ था यहाँ पर फिर भी कंप्लीटली एनाइलेशन था यहाँ पर जोरो का। मीहॉक यहाँ पर हमारा भाई जोरो के ऊपर एक मैसिव स्कार देता है जो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग था एक तरीके से। आर्लोंग पार्क में हम देख रहे थे कि जब आर्लोंग देखता है उसके स्कार को तो मतलब वो मतलब कंप्लीटली हक्का बक्का रह गया था कि ये क्या है करके। तो यहाँ पर जो मीहॉक ने स्कार दिया था जोरो के ऊपर वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था। जोरो बहुत ही गंदे तरीके से हारता है, उसका सोर्ड टूट जाता है और बाद में हमको जोरो का एपिक मोमेंट दिखाई देता है जहाँ पर वो बोलता है कि वो फिर से लेट डाउन नहीं करेगा लूफी। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रो भी रहा था। बट यहाँ पर हमको क्लियर दिखाई दे रहा था कि मीहॉक एंटिसिपेट कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि जोरो उसको सरपास करेगा। तो यहाँ पर हमको वो एक डायनामिक दिखाई देने लगा था, जोरो और मीहॉक के बीच में फाइट होगा आगे चलते हुए ये सीरीज में। उसको ओडा यहाँ पर ही सेटअप कर रहा था कि हाँ, ये जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सोर्ट्समैन का टाइटल है उसको लेके हमारा भाई जोरो चैलेंज करेगा मीहॉक को। वन पीस की दुनिया में मीहॉक और शैंक्स का राइवलरी के बारे में सब सारे लोगों को पता है। हम लोग व्हाइट बियर्ड को मेंशन करते हुए देख रहे थे, व्हाइट बियर्ड को बात करते हुए देख रहे थे शैंक्स और मीहॉक के राइवलरी के बारे में, उनके फाइट के बारे में। और व्हाइट बियर्ड जिस तरीके से बात कर रहा था उनके फाइट के बारे में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा इंसेन और एपिक फाइट था, एपिक क्लैश था ये दोनों
कैरेक्टर्स के बीच में। अब हालांकि हम लोग जब मीहॉक को बाद में मिलते हुए देखते हैं शैंक्स को, जहाँ पर वो लूफी के बारे में बात कर रहा था या लूफी को जब बाउंटी मिला था तब मीहॉक जाता है शैंक्स के पास, तब हमको दिखाई दे रहा था कि मीहॉक बोल रहा था कि उसको इंटरेस्ट नहीं है शैंक्स के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि शैंक्स के पास उसका एक हाथ नहीं है। और वो बेसिकली मीहॉक बोल रहा था कि वो बेसिकली यहाँ पर हैंडीकैप वालों को चैलेंज नहीं करना चाहता है, हैंडीकैप नहीं बोलता है वो, बट हाँ यहाँ पर ऐसे बोल रहा था कि तूने अपना हाथ गवा दिया है तो अभी मतलब ये फेयर मैच नहीं होगा हम दोनों के बीच में। मीहॉक ने अपने आप को जब 7 वॉरलॉर्ड के सिस्टम के साथ अलाइन कर लिया था तब हम देख रहे थे कि मीहॉक का पार्टिसिपेशन होता है पैरामाउंट वॉर में। तो ये यहाँ पर टाइम था जहाँ पर हमको मीहॉक के और कई सारे एबिलिटीज या उसका थोड़ा हमको सोर्ड प्ले दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं मीहॉक को एक्टिवली एंगेज करते हुए इस पूरे पैरामाउंट वॉर में। हम देखते हैं मीहॉक को बेसिकली गेज करते हुए व्हाइट बियर्ड के साथ। मीहॉक एक सोड अटैक मारता है, वो बेसिकली एक स्लैश अटैक मारता है व्हाइट बियर्ड की तरफ, पर जोजो उसको रोक लेता है, वो सब सारी चीजें होता है। बाद में हमको मीहॉक वर्सेस लूफी के बीच में कन्फ्रंटेशन दिखाई देता है। लूफी को पता था कि वो मीहॉक के अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकता है, उसको पता था कि उसके और मीहॉक के बीच में कितना पावर डिफरेंस है। लूफी पूरी कोशिश कर रहा था इसको बचाने के लिए, वो काइंड ऑफ वहां से एस्केप करना चाहता, मीहॉक से एस्केप करना चाहता, पर मीहॉक कई सारा अटैक मारी जा रहा था। मीहॉक यहाँ पर क्वाइट एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करता है लूफी के बारे में, लूफी के कैरेक्टर के बारे में, कि किस तरीके से लूफी का जो ट्रू पावर है वो है कि वो कई सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो काइंड ऑफ अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है, यूनाइट करता है, वो सब सारी चीजें यहाँ पर मीहॉक बोल रहा था लूफी के बारे में। प्लस इन सब सारी चीजों के बीच में हमको जिनबे वर्सेस मीहॉक के बीच में थोड़ा बहुत क्लैश दिखाई देता है, हमको मीहॉक वर्सेस विस्ता के बीच में थोड़ा बहुत क्लैश दिखाई देता है। विस्ता व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के 5th डिवीजन का कमांडर था और वो भी सोर्ट्समैन था, तो वो भी चैलेंज करना चाहता मीहॉक को। पर ये जो पैरामाउंट वॉर खत्म होता है, जिस तरीके से खत्म होता है जहां पर शैंक्स एंट्री मारता है और वो पूरे वॉर को रुकवा देता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीहॉक यहाँ पर स्पेसिफिकली एंगेज नहीं करता है शैंक्स को, वो शैंक्स को बेसिकली अपोज नहीं कर रहा था, वो शैंक्स के अगेंस्ट फाइट करने नहीं जा रहा था। यहाँ पर हम लोग मीहॉक को बोलते हुए देखते हैं कि किस तरीके से उसने अग्री किया था व्हाइट बियर्ड पायरेट के साथ फाइट करने के लिए, उसने अग्री नहीं किया था रेड हेयर पायरेट्स या शैंक्स के साथ फाइट करने के लिए। तो ये मतलब कंप्लीटली एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन स्पार्क कर दिया था पूरे कम्युनिटी में कि क्यों यहाँ पर मीहॉक नहीं भिड़ा था शैंक्स के अगेंस्ट, वो सब सारी चीजें लोग हमेशा डिबेट करते रहते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, शैंक्स ज्यादा स्ट्रांग है या मीहॉक ज्यादा स्ट्रांग है, वो कम्युनिटी में हमेशा से डिबेट रहेगा ही। पैरामाउंट वॉर खत्म होने के बाद हमको मीहॉक मगिया आइलैंड पे वापस आते हुए दिखाई देता है, जहां पर जोरो को सेंड किया था बार्थोलोम्यू कोमा ने। और ये जो मगिया आइलैंड है उसका हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा एक सैड हिस्ट्री है। मगिया आइलैंड के जो किंगडम्स थे उन लोग बेसिकली फाइट करके एक दूसरे को मार देते हैं और वहां पर भी कोई भी नहीं है, ये मतलब कंप्लीटली किंगडम्स इन रूइंस में है। ये किंगडम के मेन पैलेस को हमारे भाई मीहॉक ने अपना घर बना लिया था। यहाँ पर हमको मीहॉक, परोना और रोरोनोआ जोरो दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पर इन सब सारी चीजों में हम देखते हैं इवेंचुअली कि रोरोनोआ जोरो अपना सिर झुका के बेसिकली मीहॉक को बोलता है कि वो उसको ट्रेन करे, और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था फिर से जोरो के लिए। पर मेरे दिल में जोरो का कैरेक्टर का जो रिस्पेक्ट है वो और भी ज्यादा हाई हो गया थे यहाँ पर जोरो ने जो कुछ भी किया था सर्कमस्टेंसेस को कंसिडरेशन में लेते हुए। तो मीहॉक इवेंचुअली ट्रेन करता है जोरो को हाकी में, बाद में ब्लैक ब्लेड के बारे में वो बताता है किस तरीके का हाकी होता है, वो सब सारी चीजें बताता है। पर मीहॉक का ट्रेनिंग ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली ट्रेनिंग था, वो काइंड ऑफ ऐसा ट्रेनिंग था कि मीहॉक बता देता कि हाँ ऐसे तू हाकी से अपने ब्लेड को इम्बेड कर सकता है, हो गया खत्म। मुझे लगता है कि मीहॉक ज्यादा यहाँ पर कुछ भी उन्हें एक्सप्लेनेशन देने के लिए जाना चाहता है, तो बेसिकली जोरो को काइंड ऑफ अपने आप कई सारी चीजें फिगर आउट करना पड़ा था, मुझे ऐसा लगता है ये पूरी ट्रेनिंग में। वन पीस में टाइम स्किप के बाद जब 7 वॉरलॉर्ड के सिस्टम को एब्रिगेट कर दिया जाता है, तब हम देखते हैं कि हमारा भाई क्रोकोडाइल एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है जिसका नाम है क्रॉस गिल्ड। और यहाँ पर ही जो पहला मेंबर हमारा भाई क्रोकोडाइल रिक्रूट करता है वो है मीहॉक को। और यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन था वो काफी एक स्मूथ और बहुत ही चिल कॉन्वर्सेशन था। और आगे चलते हुए हम देखते हैं कि मीहॉक क्रॉस गिल्ड का मेंबर भी बन जाता है। मीहॉक यहाँ पर क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन किया है क्योंकि वो नहीं चाहता है हैक्टिक लाइफ, वो एक सिंपल सा साधारण सा लाइफ चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके पीछे 24/7 मरीन्स पड़े रहे। और बाय द वे यहाँ पर हमको जब क्रोकोडाइल गया था रिक्रूट करने के लिए मीहॉक को, तो यहाँ पर हमको नरेटर बताता है भी किस तरीके से इसको मीहॉक को मरीन हंटर बोला जाता है। और जब ये क्रॉस गिल्ड का फॉर्मेशन होता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट नए बाउंटी पोस्टर्स लॉन्च करते हैं, तब वहां पर नरेटर एक टाइम पे बोलता है, या जो बाउंटी बंदा है जो बेसिकली बाउंटी देता है कई सारे लोगों को बताता है मरीन्स को कि हाँ इसका बाउंटी उतना है, उसका बाउंटी उतना है। तो वहां पर मेंशन किया गया था कि किस तरीके से मीहॉक के पास सुपीरियर सोर्ड स्किल्स है शैंक्स के भी, शैंक्स से भी ज्यादा। तो वहां पर वो फिर से एक बहुत ही बड़ा डिबेट स्पार्क कर दिया था कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, मीहॉक या शैंक्स, वो सब सारी चीजें। पर मेरे भाई मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मीहॉक का एंड गोल है, मीहॉक के कैरेक्टर आर्क का, मीहॉक के कैरेक्टर स्टोरी
का जो नरेशन है क्या उसका एट द एंड ऑफ द डे यही गोल है कि वो फाइट करेगा रोरोनोआ ज़ोरो के अगेंस्ट और बाद में ज़ोरो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन जाएगा, या मतलब कुछ और है इस कैरेक्टर के साथ जो हमको पता नहीं है। हमने ये बंदे को जब रॉजर का डेथ हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ था, वहां पर देखा था ये बंदा रेड लैंड में अकेले घूमते रहता है, ये वॉल लॉर्ड बन गया था, अभी क्रॉस गिल्ड का मेंबर है। तो इस बंदे के साथ एग्जैक्टली क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है यार। काफी एक चिल बंदा है, चिल मोड में रहता है, पर जिस तरीके से ओडा हमको रिसेंटली कई सारे रिव्यूज दिए जा रहा है, जैसे कि हमको लोकी का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, हमको रॉक्स डिजाबैक के बारे में पता चल रहा है, हमको ब्लैक बेल्ट के बारे में पता चल रहा है, कई सारे लोग वन पीस को नेपो पीस भी बोल रहे हैं क्योंकि सब सारे लोगों का रिलेशन सब सारे लोगों के साथ है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या मिहॉक रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से ईमू के साथ। अब अगर तू रिसेंट का जो डेवलपमेंट है उसको देखेगा तो ऐसा लग रहा है कि ओडा हमको ईमू को लेके कुछ ना कुछ तो रिवील करने वाला है, मे बी फेस रिवील करने वाला है, नहीं तो कुछ तो रिवील करेगा डेफिनेटली 100%। ओडा हमको ईमू के साथ, ईमू प्लस के साथ हमको उसके रूम में दिखाई दे रहा है जहां पर वो ड्रॉ करता है, वहां पर वो ईमू रखा हुआ है। तो वो हमको ओडा बता रहा है कि कुछ तो मैसिव आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ओडा हमको मिहॉक के बारे में कुछ बताएगा, मुझे लगता है कि हमको ईमू के बारे में कुछ बताएगा वहां पर। बट द एंड ऑफ द डे मेरे दिमाग में हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कि रिसेंट के डेवलपमेंट को देख के क्या कुछ कनेक्शन है मिहॉक का ईमू के साथ। इन सेंस में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मिहॉक बेटा है ईमू का, ऐसा कुछ ऐसा मतलब आउटलैंडिश चीज में नहीं बोल रहा हूँ, पर हमको बताया कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, 20 किंगडम साथ में आए थे, ईमू उनमें से था। ईमू नरुना फैमिली से बिलोंग करता है जो एक प्रोमिनेंट फैमिली है किसी किंगडम का, हमको पता नहीं है कौन सा किंगडम है। और हमको याद रखना चाहिए कि हालांकि ये 20 किंग्स या 20 किंग्स के डिसेंडेंट उन लोग मूव कर चुके हैं रेड लैंड पे, पर ऐसा नहीं है कि उनका किंगडम ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है, पर डिफरेंट कई सारे प्रॉक्सिस के जरिए से एग्जिस्ट करता है वो। तो ऐसा हो सकता है, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई तो रिलेशनशिप हो हमारे भाई मिहॉक का नरोना फैमिली के साथ। ही माइट बी डिसेंडेंट ऑफ नरोना फैमिली, ही माइट बी रिलेटेड टू नरोना फैमिली इन सर्टन वे, शेप और फॉर्म, आई डोंट नो। उनका आइज भी बहुत ज्यादा हमको सिमिलर दिखाई देता है, हमारे भाई मिहॉक का ईमू का सेम दिखाई देता है, जुनिशिया का भी सेम केस है। तो पता नहीं यार मुझको ये कैरेक्टर के साथ ओडा क्या करना चाहता है मुझको पता नहीं है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जो कुछ भी कॉन्कर्स हाके का एलिमेंट हमको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हमको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं इस पूरे सीरीज में, मुझे लगता है कि मिहॉक इज गोइंग टू बी दैट बैड एस मदरफकर मैन। आई डोंट नो व्हाट हैज ओडा प्लान्ड फॉर दिस कैरेक्टर, इफ ही हैज प्लान्ड एनीथिंग फॉर दिस कैरेक्टर एट दिस मोमेंट, पर कुछ ना कुछ तो इस बंदे के साथ हमको क्रेजी दिखाई देने वाला है यार। और ये चिल मोड में बंदा रहता है यार, कोई तुझको वन पीस में दिखाई नहीं देगा ऐसा कैरेक्टर, हमारे भाई मिहॉक जैसा कैरेक्टर कोई नहीं दिखाई देगा तेरे को, एकदम सेपरेट मतलब कंप्लीटली डिफरेंट ही वाइब देता है। तो मेरे भाई मैं सब सारी चीजें बात करना चाहता था हमारा भाई मिहॉक को लेके। तुम्हारा ओपिनियन क्या है पर्सनली मिहॉक के कैरेक्टर के बारे में, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। प्लीज डू थम्स अप दिस वीडियो सो इट विल हेल्प मी इन द एल्गोरिथम एंड स्टफ लाइक दैट। मेरी चैनल की मरी पड़ी हुई है, पर हाँ यार जो कुछ भी है वो है, पर तू हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।